नए जमाने की बहू। पवन और उसकी माँ रामकली और पिता किशोर सीमापुर नाम के गांव में रहते थे। पवन की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी। वो अब एक अच्छी नौकरी भी कर रहा था। पवन की माँ रामकली उसकी शादी एक लड़की से कराना चाहती थी। इसीलिए रामकली ने कुछ लड़कियों की तस्वीरें पंडित जी को लाने को कहा है। पवन, अब तुम अच्छा कमा लेते हो। तुम्हारे साथ के सभी लड़कों की शादी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरे घर में भी बहू आ जाए। पर माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी से शादी कर लूंगा तो बंध जाऊंगा। मुझे अभी आजाद रहने दो। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ तस्वीरें मंगाई है, उसमें से जो लड़की पसंद हो वो मुझे बता दे। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। इतना कहकर पवन अपने काम के लिए निकल जाता है। रामकली बहुत खुश थी, क्योंकि पवन अपनी माँ की कही बात को कभी नहीं टालता था। इसीलिए अपनी जिंदगी का फैसला भी अपनी माँ पर डालकर वो नौकरी के लिए चला गया। तस्वीरों में से एक लड़की जिसका नाम पायल होता है, वो रामकली को बहुत पसंद आती है और वो उसके यहाँ रिश्ता ले जाने की सोचती है और पवन को बताती है। अगले दिन तीनों लड़की देखने के लिए पायल के घर जाते हैं और सभी लोग बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी रामकली कहती है, देख पवन, तुझे लड़की से कुछ पूछना है तो पूछ ले। जिंदगी तुम दोनों को ही बितानी है। माँ, मैंने भला कभी आपकी बात टाली है? अगर आपको ये मेरे लिए पसंद है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी अगर तुझे कुछ बात करनी है तो कर ले। नहीं माँ, मुझे ये पसंद है। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। दरअसल पायल सिंपल सी साड़ी में उन लोगों के सामने आई थी, जिसमें वो बहुत ही संस्कारी लग रही थी। उसे देखकर रामकली ने उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बाद पवन और पायल की शादी हो जाती है और पायल दुल्हन बनके उनके घर आ जाती है। अपने बेटे की शादी से रामकली बहुत खुश थी और माँ को देख पवन भी खुश था। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। शादी के अगले ही दिन बहू की मुंह दिखाई थी, जहाँ आसपास की औरतें रामकली की बहू को देखने आई थीं। अरे रामकली, बहू तो तू चांद का टुकड़ा लेकर आई है, पर दहेज तुझे नहीं मिला। मेरे लिए तो यही दहेज है। सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू और भगवान का दिया सब कुछ तो है। अरे फिर भी कुछ तो लेती ना। तेरा बेटा कितना कमाता है, कम से कम उसका ही सोच कर लेती ना। तेरा बेटा लाखों में एक है, उसके लिए तो तुझे कम से कम 10 लाख तो लेने चाहिए थे। वो तो है, लेकिन मेरी बहू भी किसी हीरे से कम थोड़े है। उसके लिए 10 लाख क्या चीज है। रामकली ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया था, जिसकी वजह से सब पड़ोसी उसको ताना दे रहे थे। वाह, ये घर तो बहुत बड़ा है। काश इस घर में सिर्फ मेरा राज होता। अभी भी वक्त है। इस बुढ़िया बुड्ढे को तो मैं 1 मिनट में इस घर से बेदखल कर सकती हूँ। दरअसल पायल एक लालची किस्म की लड़की थी। वो पूरी जायदाद को हड़पने की सोच रखती थी। इसीलिए उसने पूरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था। आए दिन बिना बात के लड़ाई झगड़े करने लगी। एक दिन की बात है। पायल, उठ जा। आज तो बहुत देर तक सोई है तू। लगता है आज तेरा काम करने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी से उठकर नीचे आ जा। मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है। अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, नाश्ता भी बना दिया। पर मुझे इनको इस घर से तो निकालना ही है। परेशान तो जरूर करूंगी इन्हें। रामकली ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया होता है, पर पायल बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है और उस घर के खाने को डस्टबिन में डाल देती है। ये देखकर रामकली को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन खाना बनाने की बात आती है। आज तो पड़ोसी से बात करते देर हो गई। जल्दी से कुछ खाने को लेकर आओ बहू, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने तो अपनी मैगी बनाकर खा ली, तुम अपना देख लो। मैगी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हमारे लिए खाना? मैंने अभी मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया है, तो खाना बनाकर मैं अपने हाथों को खराब नहीं करना चाहती। लेकिन बहू, पवन क्या खाएगा? कोई बात नहीं रामकली, तुम ही बना दो आज भी। बहू का मन नहीं होगा आज बनाने का। वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। ये बात पवन सुन लेते हैं और पवन जैसे ही उसको डांटने के लिए जाता है,
तो रामकली उसको मना कर देती है और तीनों मिलकर खाना बनाते हैं। पवन के हाथ रामकली खाना भिजवाती है। कितना ऑयल है, ये मैं नहीं खा सकती, इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी। माँ ने इतने चाव से बनाया है, खा लो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ पहले भी तो खाना बनाती थी। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं खाना बनाऊंगी। मैं पार्टी में जा रही हूँ। पायल इसी तरह घर में सभी लोगों को परेशान करती थी, पर सभी लोग आपस में प्रेम से रहते थे। एक बार जब रामकली ने खाना बनाया और वो कुछ सामान लेने दुकान पर गई, तो पीछे से पायल को शरारत सूझी। अब मजा आएगा, पूरा घर मेरी सास के गुणगान गाता रहता है ना। अब इस खाने को मैं इतना मजेदार बना दूंगी कि सभी को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। पायल खाने में बहुत सारी मिर्ची डाल देती है, पर किशोर ये सब दरवाजे के पीछे से देख लेता है। वो कुछ भी नहीं कहता। जब खाना खाने का समय आता है तो सब मिलकर खाना खाते हैं, पर पायल उनके साथ नहीं होती। आज तो मेरी सास को डांट पड़ेगी, बहुत इतराती है अपने खाने को लेकर। पर कोई कुछ नहीं बोलता। पायल ये देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि किसी के भी मुंह से कोई शब्द क्यों नहीं निकला। सब खुशी खुशी खाना क्यों खा रहे हैं? दरअसल रामकली ने साथ में मीठा भी बनाया होता है, जो उस मिर्ची को दबा देता है। सबको पता था कि ये हरकत पायल की है, पर पायल सबकी बुनियाद को नहीं हिला पाती। आज बहुत बड़ा दिन है, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम भी चलो। मुझे इन फालतू की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उस पत्थर की मूर्ति को मनाओ, मैं नहीं मानती ये सब। जिसने हम सबको बनाया है, उस पत्थर की मूर्ति को मानना कोई गलत बात तो नहीं है। माँ जी, आप मुझे भाषण देना बंद कीजिए। आपको जाना है तो जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। रामकली और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पायल बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसे खून चढ़ रहा होता है। तभी उसे सामने से उसका परिवार और डॉक्टर आते हुए दिखते हैं। वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है। तभी डॉक्टर रामकली को कहते हैं, अगर आप इसको लाने में आधे घंटे की भी देरी कर देते तो इसको बचा पाना मुश्किल था। मैं अपनी बहू को कुछ नहीं होने दूंगी। वो तो अच्छा हुआ आपका ब्लड ग्रुप आपकी बहू से मैच कर गया। अगर आपका ब्लड नहीं मिलता तो ये ब्लड ग्रुप बहुत मुश्किल से मिलता है और हमारे हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहता। सच में आप बहुत अच्छी सास हैं। ऐसी सास तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, जो अपनी बहू के लिए अपना खून दे दे। वो मेरी बहू नहीं, बेटी है। माना कि थोड़ी सी नटखट है, पर मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी तरह से घर संभाल सकती है। और उसको घर संभालना अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो भला कौन सिखाएगा। मैं अपनी बहू के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। पायल जब ये सब सुनती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन बहुत पछताती है। जैसे ही रामकली उसके सिर पर हाथ रखती है तो पायल उसे गले लगाकर रोने लगती है। अपने सारे गमों को इन आंसुओं में बहने दो बेटी। मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे जायदाद नहीं चाहिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है तो मैं इन कागज के टुकड़ों का क्या करूंगी। पायल रामकली के हाथों से जायदाद के पेपरों को लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर किशोर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि पायल बिल्कुल बदल गई है। अब सास बहू हमेशा साथ साथ रहती थी और एक दूसरे का हाथ बटाती थी।